नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। आज चर्चा करेंगे अपन एक नए टॉपिक को लेकर। पिछली कक्षाओं में हमने संघ सरकार को लेकर बात की भाग 5 में, जिसमें केंद्र सरकार के तीनों अंगों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। कार्यपालिका को पढ़ा, व्यवस्थापिका को पढ़ा और न्यायपालिका को पढ़ा। उसी क्रम में अब राज्य सरकार के संदर्भ में बात करेंगे अपन। भारतीय संविधान के भाग 6 की बात करेंगे अपन। भाग 6 में राज्य की व्यवस्थापिका को लेकर बात करेंगे, राज्य की कार्यपालिका को लेकर बात करेंगे और राज्य की न्यायपालिका को लेकर बात करेंगे। जी हाँ, अपन बात करेंगे राज्यपाल को लेकर, बात होगी अपनी मुख्यमंत्री मंत्री परिषद को लेकर, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद हैं उसको लेकर बात होगी, और बात होगी अपनी राज्य उच्च न्यायालय को लेकर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन। आप लोगों को बताया था मैंने कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका के अंतर्गत अपन ने पढ़ा संसद को। दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। कार्यपालिका के अंतर्गत अपन ने पढ़ा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद को। तीसरा महत्वपूर्ण अंग पढ़ा अपन ने न्यायपालिका को, और न्यायपालिका में अपन ने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय को, जो पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने उसे खत्म किया। सर्वोच्च न्यायालय क्लियर। अब दोस्तों, उसी प्रकार से आज भाग 5 में अपन ने बात की थी इसकी, और भाग 5 में अगर कार्यपालिका की मैं बात करूं तो कार्यपालिका की बात की अपन ने अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक, 52 से 78। व्यवस्थापिका की बात की अपन ने अनुच्छेद 79 से लेकर 122, या राष्ट्रपति के अध्यादेश को और जोड़ते हैं तो 123 तक, और न्यायपालिका की बात की अपन 124 से लेकर 147 के बीच। दोस्तों, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच, आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी का उल्लेख किया गया है, जिसे अपन सीएजी के नाम से जानते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। अलग से क्लास लेंगे, बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे सीएजी को लेकर। यहां पर केवल इतना ही बता देता हूं कि देश का पहला वित्तीय अधिकारी होता है, फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। हालांकि लोक लेखा समिति का जब अपन ने डिस्कस किया संसद के टॉपिक में, तो वहां भी मैंने आप लोगों को बताया था। राष्ट्रपति की जब कार्यपालिका शक्तियां पड़ी तो वहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं आप लोगों के समक्ष सीएजी को लेकर, तो दोस्तों सीएजी के संदर्भ में इतना ही बताना चाहता हूं कि ये केंद्र और राज्य सरकार का प्रथम वित्तीय अधिकारी होता है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों की जो राजस्व खाते हैं, जो रेवेन्यू अकाउंट्स, उनकी जांच की जाती है, और उसकी जो रिपोर्ट है वो देश के राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा उस रिपोर्ट को संसद में रखवाया जाता है, और संसद में लोक लेखा समिति के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। ये कुछ बेसिक बातें सीएजी को लेकर। अब दोस्तों, दूसरी बात करेंगे अपन राज्य सरकार, और राज्य सरकार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से केंद्र में 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका के रूप में अपन जानते हैं राज्य विधानमंडल को। अब राज्य विधानमंडल की अगर मैं बात करूं तो जिन राज्यों में केवल एक सदन है, केवल विधानसभा है,
तो उस राज्य का राज्यपाल और विधानसभा मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। और जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, उन राज्यों में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, व्यवस्थापिका के संदर्भ में या फिर राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 168 से लेकर 212, और अगर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को और ऐड कर दूं तो 213 तक। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है राज्य सरकार का, जिसे अपन कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य का महाधिवक्ता, ये मिलकर राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक, 167 तक। तीसरा और महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका, जुडिशरी, और जिसे अपन उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और उच्च न्यायालय को लेकर जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच किया गया है। दोस्तों, ये केंद्र सरकार को लेकर बात, ये राज्य सरकार को लेकर बात। जिस प्रकार से अपन ने केंद्र सरकार के समक्ष पहले कार्यपालिका की बात की, फिर विधायिका की बात की, फिर न्यायपालिका की बात की, इसी क्रम में अपन पहले राज्य सरकार में भी पहले कार्यपालिका को लेकर बात करेंगे, दूसरा व्यवस्थापिका की बात करेंगे और तीसरी न्यायपालिका की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब राज्य कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो जब केंद्र की कार्यपालिका के संदर्भ में मैंने आप लोगों से बात की थी तो वहां बताया था आपको कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है केंद्र में, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। आपको बताया गया था कि देश के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा शक्तियां तो बहुत प्राप्त हैं, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से राज्य में भी दो प्रकार की कार्यपालिका है दोस्तों। अब दो प्रकार की कार्यपालिका कौन सी है? पहली नाम मात्र या संवैधानिक कार्यपालिका। दोस्तों, दूसरी जो कार्यपालिका है वो है वास्तविक कार्यपालिका। अब नाम मात्र या संवैधानिक कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। पहली बात। वास्तविक कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बताया था केंद्र में देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक इसी प्रकार से राज्य में राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र वास्तविक क्यों कहा जाता है? संविधान के द्वारा शक्तियां खूब प्राप्त हैं राज्यपाल को, सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, लेकिन वो करने वाले कौन हैं? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो इस वजह से दोस्तों, राज्यपाल को नाम मात्र या संवैधानिक कार्यपालिका कहा जाता है और मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। क्लियर? अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं राज्यपाल का, कि किस प्रकार से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, क्या राज्यपाल की शक्तियां हैं, कार्यकाल कितना होता है, शपथ कौन दिलवाता है, किसकी शपथ लेता है, पदत्याग को लेकर क्या प्रावधान है, तमाम सारी बातें दोस्तों अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 से लेकर 252 के बीच, 252 के बीच उल्लेख किया गया है।
स्टेट को लेकर, राज्य को लेकर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, राज्य सरकार, 3 महत्वपूर्ण अंग राज्य सरकार के। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो पहला कार्यपालिका, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 के बीच किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका, अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक इसका उल्लेख किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। 231 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, सबसे पहले बात करें अपन राज्य कार्यपालिका को लेकर, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी को लेकर। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच उल्लेख किया गया है राज्य कार्यपालिका का, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी का। सबसे पहले बात करूं अनुच्छेद 153 की, तो 153 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। याद कीजिए दोस्तों, केंद्र के संदर्भ में लिंक करके पढ़ो, राष्ट्रपति को राज्यपाल के साथ पढ़ो, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी आपकी। अनुच्छेद 52 क्या कहता था? देश का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर अगर केंद्र लेवल पे मैं बात करूं तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। उसके बाद दोस्तों अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 53 के बाद 74, 74 और 74 में क्या प्रोविजन बताया था आपको कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। ठीक इसी प्रकार से अगर राज्य के संदर्भ में मैं बात करूं तो अनुच्छेद 163 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा दोस्तों? मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर जिसका मुखिया होगा। यह बात है अनुच्छेद 163 की। अब 155 क्या कहता है? अपन ने 52 में पढ़ा, 152 की बात नहीं कर रहा, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 52 में पढ़ा कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में पढ़ा कि संघ के समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में पढ़ा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं किया जाता। फिर क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल अपॉइंट होता है। अब अपॉइंट करता कौन है? तो जब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी, उस वक्त बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन महत्वपूर्ण लोगों की नियुक्ति की जाती है। उसमें आपको बताया था कि राज्यों के जो राज्यपाल हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की जो उपराज्यपाल है जिसे एलजी कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। तो अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। Who will appoint the governor of the states? तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा कहता है अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155। आगे बढ़ते हैं 156 क्या कहता है? टेन्योर, कार्यकाल 5 इयर्स, 5 साल। राष्ट्रपति का भी पढ़ा अपन ने। 54 में निर्वाचक मंडल की बात थी, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया की बात थी। अब यहां पर निर्वाचन होता है नहीं तो निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से आएगी? राष्ट्रपति ने अगर अपॉइंट कर दिया तो। उसके बाद अनुच्छेद 56 में पढ़ा था अपन ने राष्ट्रपति का कार्यकाल, और यहां भी अनुच्छेद 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। दोस्तों लिंक कीजिए, फटाफट सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएगी। तो 5 वर्ष होता है दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल। लेकिन साथ में एक बात और, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष पूर्व भी, पहले भी, कुछ फिक्स नहीं है 5 साल ही होगा, पूर्व भी राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है। 5 वर्ष पूर्व भी राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इससे क्या मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के क्या होता है?
प्रसाद पर्यंत होता है। दोस्तों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो प्रेसिडेंट को देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति ने ही तो उसकी नियुक्ति की दोस्तों। तो ये बात हुई अनुच्छेद 156 को लेकर। आगे 57 157 157 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अच्छा पहले केवल 57 की बात कर लेता हूं। बताइए फटाफट, अगर आप लोगों का राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ चुके हो। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन राज्यपाल के संदर्भ में री इलेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है दोस्तों। 5 वर्ष पहले भी राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, तो काय का री इलेक्शन? अनुच्छेद 58 में क्या पढ़ा फिर अपन ने? आर्टिकल 58 में क्या पढ़ा? 58 में पढ़ा राष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या पढ़ा दोस्तों? राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं। और यहां पर अनुच्छेद 157 में क्या पढ़ रहे हैं अपन? राज्यपाल की योग्यताएं। तो पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो, ये तो मैंडेटरी है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ही मस्ट बी 35 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 35 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए, तो व्यक्ति राज्यपाल बनाया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 158 158 58 के बाद अपन ने बात की थी राष्ट्रपति के टॉपिक की। अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 59 की, और आर्टिकल 59 में क्या बताया था मैंने आपको? राष्ट्रपति के संबंध में विशिष्ट प्रावधान, सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया था। तो ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद से संबंध में विशेष शक्तियों का उल्लेख किया गया। और विशेष शक्ति से क्या मतलब है कि राज्यपाल ने अगर पद ग्रहण कर लिया है तो वह किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, और अगर है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कहा गया है कि निर्वाचित होने के बाद कोई लाभ का पद या राजनीतिक पद वह धारण नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक ऐसा ही प्रोविजन अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति को लेकर है। अब अनुच्छेद 60 में क्या पढ़ा था अपन ने? 60 में पढ़ा था राष्ट्रपति की शपथ, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए यहां पर भी बात करते हैं अपन अनुच्छेद 159 की। अनुच्छेद 159 क्या कहता है? 159 159 दोस्तों 159 कहता है राज्यपाल की शपथ। जब राष्ट्रपति शपथ पढ़ाई थी मैंने आपको प्रेसिडेंट के टॉपिक में आर्टिकल 60 के अंतर्गत, तो वहां पर बताया था आपको कि देश के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। और अगर चीफ जस्टिस उपस्थित ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किस बात की शपथ लेगा देश का राष्ट्रपति? संविधान के संरक्षण और लोक कल्याण की शपथ लेगा देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां किया गया है? कौन सी अनुसूची में किया गया है? बहुत सारे लोग अभी भी जवाब देंगे अनुसूची 3 में किया गया है। दोस्तों, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल और केवल अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। चलिए अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट का, उसके द्वारा राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाएगी। नोट क्या कहता है? नोट, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा भी राज्यपाल को शपथ दिलाई जा सकती है। तो फैक्ट है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो टॉप सीनियर मोस्ट जो जज होगा उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, उसके द्वारा शपथ दिलवा दी जाएगी। दोस्तों एक और नोट, राज्यपाल संविधान के संरक्षण की और लोक कल्याण की जो राष्ट्रपति लेता है दोस्तों, वही शपथ राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। ये संविधान के संरक्षण और लोक कल्याण की शपथ ली जाती है। दोस्तों अनुच्छेद 160 आर्टिकल 160, आप कहेंगे सर वहां तो हमने अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, उसको लेकर बात की थी। अब इसकी प्रक्रिया की बात तो कर चुके अपन पहले कि राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो प्रक्रिया काय की अपनाई जाएगी? राष्ट्रपति कह देगा पद छोड़ना पड़ेगा राज्यपाल को। तो 160 में क्या उल्लेख किया गया है? आपातकालीन परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, अगर 356 लग गया, राष्ट्रीय शासन लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो उस समय राज्यपाल के क्या कार्य रहेंगे उसको लेकर जो प्रावधान है दोस्तों वो अनुच्छेद 160 में किए गए हैं। अब एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आईएएस से लेकर तमाम जो छोटी मोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं
उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों इस 7वें संविधान संशोधन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1956। क्या प्रावधान है राज्यपाल को लेकर? तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा पंजाब हरियाणा का जो गवर्नर है वो एक होता है, बीच में राजस्थान के जैसे राज्यपाल की मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, तो उस वक्त उत्तराखंड के और जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे वो कॉमन थे। तो इस प्रकार के प्रावधान हो सकते हैं दोस्तों। मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं था, बाद में किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, राज्यपाल बन सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल को लेकर कि संघ व राज्यों के संबंधों पर एक बेहतरीन या महत्वपूर्ण जो आयोग है वो कौन सा था। ये कुछ प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर देता हूं मैं कि संघ व राज्यों के संबंधों पर आधारित आयोग। दोस्तों बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जवाब होना चाहिए सरकारिया आयोग। केंद्र व राज्यों के संबंधों पर आधारित आयोग कौन सा था? तो वो था सरकारी आयोग। अब ये सरकारी आयोग नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों 1983 में 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, उन संबंधों को लेकर एक आयोग का गठन किया गया और रणजीत सिंह सरकारिया को उसका अध्यक्ष बनाया गया। इस वजह से इस आयोग का नाम पड़ा सरकारिया आयोग। दोस्तों इस आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई 1987 में 1987 में। अब आप लोग कहेंगे सर याद कैसे रहेगा? तो दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा पहला वर्ल्ड कप कब जीता गया? कपिल देव की कप्तानी में। क्लू दे देता हूं मैं आपको, तो आप लोगों का सबका जवाब आएगा 1983। और सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई? 1983। लॉर्ड्स में जब तिरंगा फहराया था कपिल देव ने, उसके बाद दोबारा हमें वर्ल्ड कप के लिए तिरंगा फहराने के लिए 28 साल का इंतजार करना पड़ा। 28 साल बाद, आफ्टर 28 इयर्स, क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक ऐसा सपना जो लगने लगा था कि शायद वो पूरे हुए बिना ही उन्हें क्रिकेट जगत से संन्यास लेना पड़ेगा, क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ेगा। लेकिन फाइनली वह दिन आया, और आया भी उन्हीं के होम ग्राउंड पर। तो सबको पता, आप में से जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको तो बिल्कुल एक एक बातें पता है कि जब 2 अप्रैल 2011 को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जब इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता, वह स्टेडियम था मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। तो सपना पूरा हुआ सचिन तेंदुलकर का, वो सपना पूरा हुआ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का, वो सपना पूरा हुआ पूरे विश्व समुदाय की निगाहें जिस देश पे टिकी हुई थी उस देश का, भारत का, कि 28 साल बाद हमने क्रिकेट की दुनिया में फिर तिरंगा फहरा दिया। हालांकि 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही हमने T20 जो पहला वर्ल्ड कप था वो जीत लिया था, लेकिन बात तो थी यार 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप की। इसको लेकर एक क्रेज ही अलग रहता है, और उस क्रेज को भी फाइनली वो टच दे दिया दोस्तों। तो ऐसे अविस्मरणीय पल हैं जो भुलाए नहीं भूल सकते हम। तो रणजीत सिंह सरकारी आयोग को लेकर भी अगर आप लोग डिस्कस करें कि याद नहीं रहता साहब तमाम सारी चीजें, तो 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इस सरकारिया आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई 1987 में। अब दोस्तों इस रिपोर्ट के प्रावधान क्या थे? उन प्रावधानों को लेकर IAS RS जैसे एग्जाम्स में, मेंस में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे तो आपको लिखना पड़ेगा, वहां तो वर्ड्स में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो फिर भी चल जाता है दोस्तों। लेकिन जब बात मेंस की हो, मेंस में तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। वहां पर बता दिया जाएगा सरकारी आयोग की रिपोर्ट के कोई भी 4 पॉइंट्स लिखो, 5 पॉइंट्स लिखो, 30 शब्दों में जवाब दो, 50 शब्दों में जवाब दो, 100 शब्दों में जवाब दो, तो वहां पर ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को लिखनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसे काम नहीं चलने वाला। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो फिर भी चल जाएगा, हाँ भाई चलो जो पढ़ा है आपने अगर थोड़ा बहुत भी याद रह गया तो ऑप्शन में सामने है जवाब, तो उसके बेसिस पे आप जवाब दे सकते हैं। पहला प्रावधान,
सरकारी आयोग का, संबंधित राज्य के निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सपोज कीजिए राजस्थान का ही कोई निवासी है, मैं ही राजस्थान का निवासी हूं, सपोज कर लीजिए, तो मुझे कभी भी राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? एक तरफ तो आप कहते हो कि भारत का जो नागरिक होगा वही राष्ट्रपति बनेगा, भारत का जो नागरिक होगा वही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, तो फिर किसी दूसरे देश के व्यक्ति को लाओ और उसको राष्ट्रपति बनाओ, वो तो प्रभावित कर सकता है। नहीं दोस्तों, उस संदर्भ में अलग प्रावधान है। यहां पर जो राज्यपाल होता है वो राज्य स्तर पर अगर उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल बना दिया गया तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग कर ले, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशिष्ट को अपने पद के द्वारा फायदा पहुंचा दे, अपने पद के द्वारा नुकसान पहुंचा दे। तो इस वजह से सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि संबंधित राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा प्रावधान क्या था दोस्तों? दूसरा प्रावधान था, सेकंड प्रपोजल था कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। क्या कह दिया गया दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। अगर राजस्थान में गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है तो गहलोत साहब से परमिशन लीजिए आप, हाँ भाई किसे बनाया जाना चाहिए। तीसरा, राज्यपाल के द्वारा सबसे बड़े दल को बहुमत स्पष्ट करने के लिए विधानसभा में आमंत्रित किया जाना चाहिए, न कि राजभवन में। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल के द्वारा बहुमत साबित करने के लिए बुलाया जाता है पार्टी को कि हाँ भाई फ्लोर टेस्ट पास करो। तो वो जो फ्लोर टेस्ट है वो विधानसभा में होना चाहिए, राजभवन में नहीं। हो सकता है किसी प्रकार की गड़बड़ियां वहां पर कर दी जाए, ट्रांसपेरेंट नहीं है वो सारी चीजें। चौथा, किसी राजनीतिक दुर्भावना के कारण राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। बहुत बार देखा होगा कि 2 साल बाद में राज्यपाल को पद से हटा दिया जाता है, 3 साल बाद हटा दिया जाता है। 5 साल का टाइम दिया जाना चाहिए एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में। तो ये रिकमेंडेशंस दी गई, ये सुझाव दिए गए रणजीत सिंह सरकारिया आयोग के द्वारा। दोस्तों अगला जो राज्यपाल के संदर्भ में अगला जो पॉइंट है वो है राज्यपाल की शक्तियां, पावर्स ऑफ गवर्नर। और राज्यपाल की शक्तियां पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।